तो आज समझेंगे ऋण योग्य निधि, लोनेबल फंड। लोनेबल फंड, ठीक है, या एलएफ कर लीजिए इस नोट, एलएफ, क्योंकि आगे जिक्र करेंगे इसका इसलिए लिख रहे हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी। ऋण योग्य निधि, CRR सुना आप लोगों ने? किस चिड़िया का नाम है CRR? बोलो। हाँ, तो शुरुआत करते हैं, कैसे ना बताएंगे CRR? हाँ, उठ जाओ, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन भी चल जाएगा आप लोगों का। सीधे शब्दों में बताओ एकदम, क्या है CRR? आकस्मिक बचत। हाँ ठीक है, आकस्मिक बचत। SLR, आकस्मिक बचत भी वो किसके पास रखी जाती है? RBI के पास, ठीक है। SLR, हाँ, जो सरकार के पास या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों में जमा की गई है, निवेश की गई है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ऋण योग्य निधि क्या है। तो CRR और SLR मानकों का वित्तीय प्रबंधन करने के बाद, समझे, CRR मतलब वो आकस्मिक बचत और SLR के मानकों का वित्तीय प्रबंधन करने के बाद NDTL का, ठीक है, NDTL क्या था? जो परिसंपत्ति मानने के लिए बोला था RBI ने सभी बैंकों को। तो NDTL का बचा वह भाग या वह अंश जिसे एक बैंक ऋण के रूप में वितरित करने के लिए समर्थ रहता है। मतलब एक तो बचत हो गई, आकस्मिक बचत, ठीक है, वो RBI के पास पहुंच जाती है, ठीक है। SLR वो सरकार के प्रतिभूतियों में पहुंच जाती है। तो NDTL का जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, NDTL का जो बचा हुआ हिस्सा, उसे क्या करती है बैंक? लोन के इस्तेमाल में तो करती है ना, लोगों को लोन देती है कि नहीं? लोन देती है, ठीक है। तो वही क्या हो गई? बैंक की ऋण योग्य निधि। इस चीज़ को समझे कि नहीं? मैंने पहले बार अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मामला आकस्मिक बचत, ये आकस्मिक बचत में क्या है कि कुछ प्रतिशत अंश जो है बैंक का किसके पास होता है? RBI के पास। ये फिर से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। SLR में क्या है कि हाँ, अंश जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों या सरकार के पास, ठीक है, क्या होता है? कुछ प्रतिशत अंश होता है, कुछ प्रतिशत अंश होता है। अब क्या था? NDTL को RBI ने अपने अनुसूचित बैंकों से बोला था कि आप इसको परिसंपत्ति मानिए, ये बोला था ना कि आप इसको परिसंपत्ति मानेंगे, परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करें, परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करेंगे। अब इसमें से क्या हुआ? NDTL में से कुछ हिस्सा तो CRR में चला गया और कुछ SLR में चला गया, यही तो।
मान लीजिए NDTL 100 आया, 100 आया NDTL, और मान लीजिए कि इस 100 में से 20 यहाँ दे दिया, ठीक है, और 10 यहाँ दे दिया, 30 निकल गया। अब NDTL में कितना बचा? 70। अब जो 70 रुपया बचा, ठीक है, 70 रुपये बचा या 70% मान लीजिए, उसमें और आसान रहेगा। मान लीजिए 100% इस पे है, 10 इसको दे दिया, 20 इसको, ठीक है, तो 70% बचा। बैंक इसका क्या करेगा? बैंक क्या करेगा बताइए? अपनी लेनदारी बढ़ाएगा कि नहीं? परिसंपत्ति बढ़ाएगा कि नहीं? तो बैंक क्या करेगी? लोन देगी। आप लोन लेने जाओगे, लोन देगी, उस पर बैंक क्या लेती है? ब्याज, ठीक है, उससे बैंक क्या लेगी? ब्याज। तो यही क्या होगी इसकी? ऋण योग्य निधि, लोनेबल फंड। समझे भाई? अगर हम CRR कम कर दें तो LF क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा ना। अगर आप यहाँ कम कर देंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिख लेंगे थोड़ा। देखिए CRR एवं SLR, CRR एवं SLR मानकों का वित्तीय प्रबंधन करने के बाद, मानकों का वित्तीय प्रबंधन करने के बाद NDTL का वह बचा हुआ अंश जिसे एक बैंक ऋण के रूप में, जिसे एक बैंक ऋण के रूप में वितरित करने के समर्थ रहता है, उस बैंक की ऋण योग्य निधि कहलाती है। पैरा चेंज कर लेंगे। CRR या SLR के ऊंचे स्तर के कारण बचत राशि की तुलना में निवेश कम रह जाता है। बचत राशि की तुलना में
निवेश कम रह जाता है। इसलिए आर्थिक समृद्धि दर भी कम रह जाती है। आर्थिक समृद्धि दर भी कम रह जाती है। ऋण के दुर्लभ रहने के कारण महाजनों से मिलने वाले उच्च ब्याज वाले ऋण पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की निर्भरता बनी रहती है। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की निर्भरता बनी रहती है। इसलिए ब्याज की सामान्य दर अर्थात औसत दर ऊंची बनी रहती है और ऐसी अर्थव्यवस्था को उच्च लागत अर्थव्यवस्था का नाम मिलता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को उच्च लागत अर्थव्यवस्था का नाम मिलता है। अर्थात ICOR का मूल्य ऊंचा बना रहता है। पैरा चेंज करके लिखेंगे। CRR को कम करने से अल्पकाल में महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि के कारण दीर्घकाल में महंगाई की दर कम हो सकती है। अब जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको, आखिर ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि अगर हम CRR को कम कर देंगे तो LF क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, CRR को कम कर दिया, LF बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आप लोन लेने जाओगे तो लोन मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप लोन लेने के लिए जाते हो, आप एक उत्पादक वर्ग हो और आप लोन लेने जाओगे
तो लोन मिलेगा, ठीक है, लोन मिलेगा। इससे क्या होगा, उत्पादक को लोन मिला, निवेश बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ेगा। भाई आप लोन लेने के लिए गए, कुछ ना कुछ तो बिजनेस आपने किया, नहीं किया, कुछ तो बिजनेस किया होगा आपने, ये सब खाने के लिए लोन लेने गए थे, ठीक है, बिजनेस में नहीं किया होगा, कुछ तो ऐसे काम किया होगा जिससे आपका उत्पादन और बढ़ जाए, ठीक है। तो उत्पादक का क्या हुआ, निवेश ज़्यादा हुआ, और निवेश ज़्यादा हुआ तो इससे उत्पादन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ना। मान लीजिए आप कोई व्यापार करना है की सोची, कि रेस्टोरेंट खोलने की सोच ली, ठीक है, उसके लिए आपको इतने पैसे नहीं है कि सारा पैसा आप अपनी पॉकेट से लगा दो, ठीक है। आपने देखा कि बैंक कम दर पर, कम ब्याज पर लोन दे रही है, तो आपने बैंक के पास गए और बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, तो लोन मिल गया आपको, उत्पादक हो, अब आपको लोन मिल गया। तो अब जहां आपको रेस्टोरेंट खोलना था, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी ज़रूरत थी एक रेस्टोरेंट खोलना के 50 लाख या 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए था, ज़रूरत थी, ठीक है, उसमें से आधा पैसा आपके पास था। मान लीजिए 1 करोड़ में आपका काम हो जाता, आपके पास 50 लाख थे, 50 लाख और चाहिए थे, तो आप कहोगे कि यार चलो 50 लाख और ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक कुछ 50 लाख जो आपके पास था उसमें क्या करते कि थोड़ा थोड़ा जो है किसी को देते, थोड़ा ये कर लेते, कटौती कर लेते कहीं कि भाई थोड़ा शीशे थोड़ा कम क्वालिटी के लगा लिए, फर्नीचर थोड़ा कम क्वालिटी का कर लीजिए, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और जैसा आप पैसा लगाते उसी हिसाब से फिर आप जो है अपना उत्पादन क्षमता को निर्धारित करते, उसका मूल्य निर्धारित करते। मान लीजिए कोई सस्ता रेस्टोरेंट होता है तो उसमें उसी हिसाब से एकोमोडेशन अगर नहीं होता इतना बढ़िया तो उसी हिसाब से पैसा लगता। अब वहाँ आप 100 रुपये की चाय थोड़ी ना बेच सकते। मान लीजिए फर्जी से आपने फर्नीचर वगैरह रख रखे हैं, कोई वेटर नहीं, ड्रेस कोडिंग नहीं, तो ऐसे में 100 रुपये की चाय थोड़ी ना बेच सकते हो। फिर आपने देखा कि लोन ले लिया, मतलब निवेश आपका क्या हो गया, बढ़ेगा ना। उसमें आपने निवेश बढ़ा दिया, आपने पूरा स्टाफ भी अच्छा रखा, एकोमोडेशन भी अच्छा है, तो ऐसे में क्या होगा, उत्पादन आपका बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता पे क्या असर पहुंचेगा इसका। मान लीजिए अब आप जो है उसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, मान लीजिए ये तो उत्पादक वर्ग था जो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है, जो सिर्फ खाने वाले हैं उन पे क्या असर पहुंचेगा। तो उपभोक्ता वर्ग क्या करेगा, पैसा लिया और फिर अपनी खपत कम करेगा या बढ़ाएगा, बोलो भाई। खपत तो बढ़ेगी ना, खपत बढ़ेगी, पैसा लिया, गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है, घर बना रहा है लोन ले करके, ठीक है, तो क्या है, खपत बढ़ेगी। तो ये क्या है, CRR को कम करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, या LF को बढ़ाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें आ गई। क्या इसमें सरकारी वित्त का भी मामला जोड़ा जाएगा, सरकार पर भी कोई असर पहुंचेगा। चलो अब उसको देख लेते हैं। SLR का नाम सुना हुआ ना आपने, हाँ, अब SLR को समझ लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए SLR को अगर हम कम करेंगे तो LF पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। बढ़ेगा। अरे वही तो चीज़ है भाई, इसको अगर आपने जो है कम कर दिया, 5 कर दिया और, तो यहाँ 75 हो जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ाओगे तो यहाँ कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है। तो SLR को आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने बढ़ा दिया, वो कम कर दिया, तो LF क्या होगा, यहाँ भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं।
अब बताइए उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक वर्ग पर? निवेश कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। निवेश बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि CRR और SLR के अगर कम होने से सेम प्रभाव रहता है LF पर, ठीक है। ऐसे ही उत्पादक वर्ग पर। अब मुझे बताइए उपभोक्ता वर्ग पर क्या होगा? हाँ, खाएंगे कि नहीं? हाँ, खपत बढ़ेगी। ये सोच रहे थे कि चलो बाइक से ही काम चला लेते हैं, अब जो लोन सरकार दे रही है मिल जा रहा है, चुकता तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉलमेंट में कर देंगे, पर खपत बढ़ जाएगी कि चलो वॉशिंग मशीन ले आते हैं, फ्रिज ले आते हैं, अपना गाड़ी ले आते हैं बढ़िया सी। तो उपभोक्ता क्या करेगा? वो अपनी खपत बढ़ाएगा। अब इसमें एक चीज़ और, सरकारी वित्त बताइए। कम होगा। हाँ, सरकारी पैसा क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? कम होगा ना। क्यों? क्योंकि SLR किसके पास जमा होता था? प्रतिभूति में सरकार के। और CRR किसके पास जमा होता था? बैंक के। ठीक है। ऐसे में सरकारी व्यय कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे? सरकारी खर्चे भी कम होंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। नहीं, रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे देखो जैसे आंधी में गधा देखता है, नहीं किधर दौड़ूं, नहीं आंधी चल रही होती, कभी देखा कि नहीं ऐसे? हाँ, गधे को समझ नहीं आता है किधर दौड़ूं, ये उसके अंदर दिमाग ही नहीं होता कि किधर से बचना है। जैसे आंधी चलती है तो उधर ही आँख खोल के खड़ा हो जाता है। अब रिवीजन करते तो स्पष्ट हो जाता कि नहीं? हाँ, वही कह रहे हैं, समझे? समझ गए वो जल्दी? कह रहे गधे ने रिवीजन नहीं किया होगा। हाँ, तो आप हो उस कैटेगरी में नहीं? आप लोग जिसमें रहते हैं ठीक है। नहीं, आपका रिजल्ट बताएगा ना आप किस कैटेगरी में जा रहे हो। नहीं, टेस्ट सब लोगों ने दिया था ना? कोई ऐसा है महानुभाव जिसने टेस्ट नहीं दिया हो? अंकुर को छोड़ करके। अरे आप बार बार हाथ में उठाया करो, आपका हमारे पास खाता हो गया। ठीक है। होता ना कि जैसे गांव देहात में या कहीं जहाँ आप मोहल्ले में रहते हो तो एक दुकान होती है, वहाँ जो परमानेंट आपका खाता होता है। आपके पॉकेट में पैसा भी नहीं होगा ना, आपका बोल देना जहाँ खाते में लिख लें, ठीक है। तो लिखता रहता है, बड़े मरे मन से लिखता रहता है, मना भी करेगा तो मोहल्ले की बातें नहीं कर सकता। मगर जैसे ही आप जो है उसको फाइनल करने के लिए जाते हो तभी झगड़ा होना शुरू हो जाता है। यार इतना थोड़ी था, ब्रेड थोड़ी ना लेके आए थे, मैंने तो मना किया था, अब बच्चे ब्रेड भी खा रहे हैं आपके, नहीं ला कर, टॉफ़ियाँ भी खा रहे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं, आप झगड़ा करें यार मैंने तो मना किया था। कि नहीं भाई साहब 20 किलो चीनी भी गई थी। चीनी कब गई थी भाई? चाय पीते ही नहीं। इस तरह का होता है कि नहीं, है ना? और उसको भी पता होता है कि यूज हुआ होगा, ठीक है। कुछ लोग जो है चालाक दुकानदार ऐसे कर लेते हैं कि चलो बढ़ा दो, नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज़ जो है उधारी में लेनी होती ना तो फिर आप अपने पूरे पाँव खोल लेते हो। नहीं, मान लीजिए अगर आपसे कहे कि भाई आपके पास जो है 5 लाख रुपए हैं और आपको वैगनार ही नसीब होगी 5 लाख में, कि वैगनार जो है अब, हाँ वैगनार ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे कहे कार वाला कि सर आप वैगनार 5 लाख में ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी राय तो ये है कि आप 5 लाख जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और आप वैगनार की जगह जो है आप बोलेरो या स्कॉर्पियो ये आप
अच्छी कार ले लीजिए और 5 लाख में ही मिल जाएगी, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो आप कोई बात नहीं उधारी में है वो दे देना। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, वैगनआर पकड़ोगे कि नहीं? क्या नहीं, अब दीजिए आप हमें थार जी, अब थार दीजिए हमें, कोई दिक्कत नहीं, उधारी में अपना लिखते रहने, हो जाएगा चुकता। तो ऐसे में क्या है लोग कि आकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं, ठीक है, उधारी का। तो इसलिए बेटा उधार का मामला नहीं रखना है, समझे, नकद। इसलिए आप देखो कि दुकानदार भी बड़े चौकन्ना हो गए हैं कि उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, ठीक है। हाँ, उनको पता है कि बाद में जो है फिर वो ये नहीं कि कहते उसका आपसे ठीक से नहीं पढ़ा जाता है, जैसे उसको समझ नहीं पाता, वो कहते उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, मतलब खुद को ना करें बेटा, उसको नहीं, ठीक है। हाँ, और 10 सुनाएगा बाद में, पैसा दिया नहीं जाता है और अगला खाता शुरुआत करने के लिए आ जाते हैं, समझे। तो हिसाब अपना क्लियर होना चाहिए। इसमें लिखोगे कि नहीं, लिख लीजिए। कल कुछ बच्चे पहले ही टेस्ट छोड़ करके चले गए थे जी, तो कुछ अच्छी तैयारी नहीं थी ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो यूपीएससी आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर साल का मेला है, चलता रहेगा। नहीं, आपके जो एक एक पल है आपकी लाइफ का वो बड़ा कीमती है, एंजॉयमेंट का, ठीक है, ये कहाँ आएगा फिर, ठीक है। लिखिए आगे, सरकार का व्यय, सरकार का व्यय कम होने से सरकार का व्यय कम होने से काले धन पर, सरकार का व्यय कम होने से काले धन पर आंशिक अंकुश लग सकता है, आंशिक अंकुश लग सकता है। एसएलआर के कम होने से, एसएलआर के कम होने से सरकार पर बकाया ऋण अर्थात लोक ऋण में होने वाली वृद्धि पर भी लोक ऋण में होने वाली वृद्धि पर भी अंकुश लगेगा या बढ़ावा मिलेगा, बताइए। अरे अंकुश रहेगा, उसमें कम होगी ना, अभी तो पढ़ा आप लोगों ने, अंकुश लगता है। अब देखिए, सरकार पर बकाया या लोक ऋण जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। राजकोषीय घाटा, दोबारा सुन लीजिए, लोक ऋण या सरकार का बकाया जो है ये बढ़ेगा, तो ऐसे में राजकोषीय घाटा कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, बोलो। एक क्या सोच रहे हैं, अरे बुड़बक, सीधी सी बात है, आप पे अगर किसी का बकाया बढ़ रहा है तो आप घाटे में हो या फायदे में, घाटे में हो ना। हाँ, और क्या नहीं। तो भाई लोक ऋण में अगर वृद्धि हो रही है अर्थात सरकार के बकाया में वृद्धि हो रही है तो राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा ना, ठीक। तो लिख लीजिए, और सरकार का जो है बकाया ऋण अगर इस पे वृद्धि की जगह कमी हो जाए या अंकुश लग जाए तो तब क्या होगा, राजकोषीय घाटा कम होगा या बढ़ेगा, कम हो जाएगा तब, ठीक है, कम हो जाएगा। तो लिखिए, कहाँ तक लिखे थे, अंकुश लगता है, मतलब सरकार पर बकाया ऋण अर्थात लोक ऋण में होने वाले वृद्धि पर अगर अंकुश लग गया है, लगता है, तो तब क्या होगा, राजकोषीय घाटा
ये कह रहे हैं बढ़ेगा, कम होगा बेटा, कम। अर्थात राजकोषीय घाटा कम होता है। आप लोग भी मतलब लोक ऋण में अगर वृद्धि, ठीक है, लोक ऋण में अगर वृद्धि हो रही है तो राजकोषीय घाटा क्या होगा? सरकार पर बकाया अगर बढ़ रहा है तो राजकोषीय घाटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर कम होगा तो कम हो जाएगा। लिख लीजिए आगे इसमें, इससे सरकार के बढ़ते हुए ब्याज, इससे सरकार के बढ़ते हुए ब्याज पर भी अंकुश लगता है। इससे सरकार के बढ़ते हुए ब्याज व्यय पर भी अंकुश लगता है। लिख लीजिए अगला पैरा, SLR के कम होने से विकास परक कार्यक्रमों के लिए अच्छा बताइए, SLR के कम होने से विकास परक कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव होगा? इसमें तब धन की कमी होगी या धन की वृद्धि हो जाएगी? अरे गजब, क्योंकि सरकार के पास पैसा कम होगा भाई, ठीक है, तो सरकारी व्यय भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के जो विकास परक कार्य हैं उसके लिए धन की कमी हो सकती है, ठीक है। लिख लीजिए, SLR के कम होने से विकास परक कार्यक्रमों के लिए, SLR के कम होने से विकास परक कार्यक्रमों के लिए धन की कमी हो सकती है। इससे क्या होगा? सार्वजनिक निवेश का स्तर बढ़ेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक निवेश का स्तर गिर सकता है, सार्वजनिक निवेश का स्तर गिर सकता है। तो ऐसे में SLR का कम करना सही रहेगा कि नहीं है? अरे अगर सही नहीं रहेगा तो फिर उधर तो आप लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, खपत नहीं बढ़ेगी, ठीक है, खपत नहीं बढ़ेगी, निवेश नहीं बढ़ेगा, उत्पादन भी नहीं होगा, समझे? तो निष्कर्ष क्या निकाले बेटा आप? किसी एक का फायदा हो रहा है निवेश से। किसी एक का क्या हो रहा है? कोई एक व्यक्ति थोड़ी लोन लेने के लिए जा रहा है, उत्पादक जो है वो सबके लिए है। नहीं, उत्पादक का कोई ध्यान, अगर उपभोक्ता को भी ध्यान में रखो, सबको ध्यान में रखो। याद करो वो पहला दिन नरसिम्हम समिति ने क्या कहा था? कुछ कहा होगा तो तब न याद होगा, तब न बताओगे। हाँ, याद ही नहीं है जी। कम होगा तो विदेशी निवेश और देशी निवेश बढ़ेगा। स्पष्ट बोला था कि हमें CRR और SRR को कम करने के लिए क्या, कौन सी प्रक्रिया अपना चाहिए? चरणबद्ध, ठीक है, चरणबद्ध। एक साथ अगर हम इनको कम कर देंगे तो धड़ाम से गिरेंगे कि नहीं? उधर ना तो विकास परक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ठीक है, सिर्फ लोग क्या करेंगे? लोन लेते रहेंगे, खपत अपनी बढ़ाते रहेंगे, समझे कि नहीं? तो चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए, ना कि आपने ठान लिया कि CRR को भी कम करो और SLR को भी कम करो। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। यही बोला था कि नहीं? तो खुलासा कर लीजिए। आप लोगों को जब पता ही नहीं रहता, रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा ऐसी हवा हवाई हो जाएगा मामला। इन्हीं प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं प्रभावों को ध्यान में रखते हुए नरसिम्हम समिति ने
नरसिम्हम समिति ने यह सिफारिश की थी, नरसिम्हम समिति ने यह सिफारिश की थी कि चरणबद्ध रूप से CRR एवं SLR को कम किया जाए। CRR एवं SLR को कम किया जाए। भाई अगर इसको एक सिस्टम से आप कम करोगे तो सरकारी वित्त मतलब सरकारी खजाना और सरकारी खर्च भी जो है उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में हो सकता है कि आवश्यकता हो। तो इससे विकास में बाधा उत्पन्न होगी या सुचारू रूप से चलेगा? सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। जहाँ जब ज़रूरत होगी तो उतना धन उसको मिल जाएगा, तो विकासपरक कार्यक्रम में भी क्या होगा? लाभ होगा। तो और आप एकदम से ही गिरा दोगे SLR CRR को, एकदम से ही आपने गिरा दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विकासपरक कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। पैरा चेंज कर लेंगे। 1991 के बाद जैसे जैसे CRR एवं SLR को कम किया गया, 1991 के बाद जैसे जैसे CRR एवं SLR को कम किया गया, वैसे वैसे किसकी उपलब्धता बढ़ेगी? बताइए। अगर हम SLR CRR को कम करेंगे तो किसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी? बढ़ाइए। हाँ, ऋण की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ऋण की तो बढ़ जाएगी कि नहीं? जैसे जैसे CRR एवं SLR को कम किया गया वैसे वैसे ऋण की उपलब्धता तो बढ़ी, ऋण की उपलब्धता तो बढ़ी ही है। अब बताइए ऋण ब्याज दर कम होगी या बढ़ जाएगी? जब सभी को ऋण मिलने लगेगा तो ब्याज दर कम होगी या बढ़ जाएगी? अरे गजब बेटा, अगर बाजार में कोई सब्जी भरमार आ जाए तो उसका मूल्य कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा कि नहीं? कोई कह रहा है कि 60 रुपये किलो जो है आलू बेचूंगा, पब पागल, दूसरे से लेंगे कि नहीं? इतने सारे लोग हैं, किसी न किसी से तो बात बन जाएगी। कोई 50 को देगा 10 रुपये बचेंगे कि नहीं? तब सारे बैंकें लोन देने लगी। तो आप देखते हो कि जब बैंकें लोन का प्रोसीजर अपना शुरू करती है तो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, आपके आगे पीछे घूमते हैं, सर प्लीज़ लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसे लुभावने प्रलोभन देती है कि नहीं कि लोन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि लोन ले लेगा एक बार, चुकाएगा तो है, ब्याज समय से चुकाएगा, ठीक है। तो लिखिए आगे, ऋण ब्याज दर भी कम होती गई है। ऋण ब्याज दर कम होती गई है। वही ऋण की उपलब्धता बढ़ी है तो ऋण ब्याज दर कम हो गई है, कम होती गई है। भाई एक बैंक कह रहा है कि हम 12% वार्षिक ब्याज की दर पे आपको लोन देंगे, दूसरे कह रहे हैं नहीं 12 नहीं, आपको कम में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 8 में कर देंगे, 7 में कर देंगे। तो आप किससे लोन लोगे? जो कम ब्याज लेगा उसी से लोन लोगे, ठीक है। तो ये पूरा अभी तक जो है बैंकों की संरचना में आपने पूरा ये बैंकिंग में पूरा ये सिस्टम समझ लिया। बैंकिंग का सिस्टम, बैंकिंग में वित्तीय प्रणाली एक टॉपिक था, उसको समझ लिया पूरा कि नहीं। अब बात करते हैं, चूँकि लोन की बात आई है तो अब लोन से जुड़े हुए आगे जो है चर्चा करेंगे टॉपिकों के बारे में। जैसे आप देखते हो कि कृषि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन से लोन जो है मुहैया कराती है सरकार और क्या क्या उनकी प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उस पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे। समझना चाहिए कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप लोग IAS हो गए, फिर आपका मूड खराब होगा कि IAS नहीं, मैं घर पे जाकर गोभी उगाऊंगा, नहीं, ठीक है, सबको जो है शाकाहारी बनाऊंगा और गोभी खिलाऊंगा,
हो सकता है ऐसे कुछ IPS ऐसे रहे कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो मैं अपना एक अलग बिजनेस करूँगा और अपना सोचा कि सबको गोभियाँ खिलाऊंगा या सबको जो है अपना दूध पिलाऊंगा, गाय भैंसे पालूंगा। नहीं, तो आपके पास इतना पैसा तो नहीं है कि आप जो है नए सिरे से जो है जो लोगों की मांग है उस मांग को पूरा कर सको। इतना तो नहीं है कि आपने जो है इतने ज़ोरदार तरीके से स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर दिया और उत्पादन क्षमता भी बढ़ी हुई है। ठीक है, इतना पैसा होता है फिर IAS क्यों बनते। तो आपने नौकरी छोड़ी और फिर उसके बाद कहा कि आप पूरी प्रक्रिया जानते हैं कि लोन कैसे मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सैलरी में से इनकम टैक्स देना पड़ता, पर कृषि पर कोई टैक्स नहीं। आपने कहा यहाँ तो माला ही माल है और कोई सस्पेंड भी नहीं करेगा, किसी की गाली भी नहीं सुनोगे, क्या नहीं। और घर की नौकरी है, जब जाओ तब चले जाओ। हाँ, आपको पकड़ के ले जा सकती है पुलिस, अगर आपने दूध में मिलावट कर दी तो आप पकड़े जाओगे नहीं। हाँ, मगर इस सारे प्रक्रिया को स्थिर बनाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पैसे कैसे आप इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, लोन। और लोन की प्रक्रिया को पूरा समझना चाहिए कि नहीं, पूरा समझना होगा। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से जो है नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। क्या CRR मतलब कैश रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, CRR एवं SLR CRR एवं SLR को एक साथ कम किया जाना चाहिए। यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, और क्यों नहीं तो क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं तो सरकार या सीधे लिखिए सरकार पर, सरकार या सरकार के विकास कार्यों पर सरकार या सरकार के विकास कार्यों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन समझ लिए, क्या CRR और SLR को एक साथ कम किया जाना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। सरकार के विकास कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में उदाहरण सहित बताना है। तो बता दोगे कि नहीं, कोई टफ तो नहीं है, कोई टफ है, आसान है। ठीक है।